नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बाबा चैतन्यानंद, जिसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ 25 अगस्त को और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि बाबा फरार है। कैसे बाबा फरार हो गया? लेकिन इस बीच बाबा ने एंटीसिपेटरी बेल मूव करी धोखाधड़ी के केस में, क्योंकि एक मामला धोखाधड़ी का भी दर्ज हुआ था बाबा पर और तमाम आरोप लगाए गए। पहले मैं आपको आरोप बता दूं। जो आरोप लगाए गए हैं बाबा पर वो है कि 20 करोड़ रुपए रिकवर कर रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। यानी बाबा 20 करोड़ रुपए क्या लेकर भाग गया है, 60 लाख भागने के बाद विड्रॉ किए हैं, 10 थानों पर ले जाना है। अब जो बाबा की वकील है वो क्या कहते हैं कि मुरली, हम आपको बता दें मुरली कौन है। मुरली वो शख्स है जिसने सबसे पहले छेड़छाड़ के मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद 17 लड़कियां आई। उन्होंने कहा कि यौन शोषण हुआ, यानी कि दूसरे केस में शिकायत करता और पहले केस में आरोप लग रहा है कि वो तो साजिश करता है। ये क्या बात हुई? देखिए, जो इनके वकील हैं उन्होंने सीधा आरोप लगाया है जिन्होंने अभी शिकायत की है। उनका कहना है कि ये खुद पहले साजिश में शामिल था, पहले वाले केस में और धोखाधड़ी के केस में, और उसमें इसका भी नाम था। ये अब ट्रस्ट पे पूरा कब्जा चाहता है, मतलब ऐसा इनके वकील का कहना है। ये ट्रस्ट पर कब्जा चाहता है, तो इसने साजिश करके इनको फंसाने के लिए इसने ये जो केसेस है, दूसरा केस है, उन पे बोया है। लेकिन ये केस किस चीज़ पे था? जो अभी जो प्रोसीडिंग चल रही थी वो केस, ये जो लड़कियों ने आरोप लगाया उस केस पे नहीं था। ये था जो पुराना केस था जिसमें धोखाधड़ी हुई है, 20 करोड़ से ज़्यादा का पैसे का लेन देन हुआ है। उसमें पुलिस ने कहा है कि हमें इससे 20 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो ज़मीन है यानी कि जो शारदा जो इंस्टीट्यूट है, ये है किसका? ये कह रहे हैं ट्रस्ट का है। ये कह रहे हैं, जो इनकी तरफ से कहा गया है वो मैं आपको बता दूं। चैतन्यानंद के वकील ने क्या कहा है, ना तो संस्थान की ज़मीन बेची गई है, किसी को बेची नहीं है, ना कोई सेल डीड हुई है, ट्रस्ट को ट्रस्टी चला रहे हैं। मेरे पास पावर थी लेकिन मैंने इसका दुरुपयोग नहीं किया। तो फिर ये क्यों बात आ रही है कि कोई ज़मीन हथियाना चाह रहा है, 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हो गई? अब यही बात है, जो कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट में उन्होंने फैक्ट्स दिए होंगे। अगर वो पुलिस के पास वो फैक्ट्स हैं कि मतलब इस केस, अगर आप धोखाधड़ी का मतलब क्या है, मैंने आपसे कोई चीज़ डिमांड की, मैंने उसके बिहाफ में आपको कहा कि आप मुझे इतने रुपए दो, मैं आपको ये दूंगा, अगर उस तरह का लेन देन हुआ है तब धोखाधड़ी है ना। लेकिन अगर कोई लेन देन हुआ नहीं है, सिर्फ ओरल कमिटमेंट है कि ट्रस्ट की ज़मीन में बेच दूंगा, तो आप उसको धोखाधड़ी तो मानोगे नहीं। लेकिन ये कहा है ना कि पुलिस ने जो अग्रिम जमानत का विरोध किया है बाबा की, और ये कहा है कि धोखाधड़ी के 20 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं। मतलब बाबा क्या 20 करोड़ रुपए खा गया, ये आरोप है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वो 20 करोड़ किसके थे, किस लिए लिए गए थे? क्या जमीन बेची गई थी? क्या जमीन के पैसे? और कोई जमीन बेची नहीं गई है। अगर कोई इसका प्रूफ ही नहीं है तो ये पैसे कहाँ के, कहाँ चले गए, क्या इसका सोर्स है, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई, कौन कंप्लेनेंट है, उसने क्या मतलब पुलिस के सामने क्या तथ्य रखे, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें भी अभी तक इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हम तक पहुँची है। क्योंकि इस केस के बारे में, क्योंकि सब एक ही तरफ देख रहे थे कि वो जो महिलाओं ने, जो लड़कियों ने आरोप लगाया, सब उसी केस की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड। छेड़छाड़ का मामला बाबा पर दर्ज हुआ है, उसमें जो शिकायत की है वो मुरली ने की है। मुरली एडमिनिस्ट्रेटर है। अब आपको बताता हूं, जो धोखाधड़ी का मामला है उसमें बाबा क्या कह रहा है। बाबा कह रहा है ये तो खुद शामिल है। बाबा कह रहा है कि ये एक छत्र अधिकार करना चाहता है, इसी के तहत साजिश कर रहा है। और सुनिए, ये तक कहा है कि शिकायतकर्ता मुरली का इतिहास आपराधिक रहा है। मुरली किंगफिशर एयरलाइंस के बोर्ड में था। यानी किंगफिशर एयरलाइंस मतलब विजय माल्या कनेक्शन है इस इंस्टीट्यूशन के। उसके बाद हम सबको पता है कि वहाँ कितने कर्मचारियों ने सुसाइड किया। ये उस बोर्ड का सदस्य था। मुरली किंगफिशर एयरलाइंस के बोर्ड में था। यानी कि ये सीधा सीधा बता रहा है कि वो तो उसका आपराधिक इतिहास है। तो बाबा ये बोल रहे हैं मुरली के बारे में। बाबा खुद बोल रहा है कि मुरली वेल कनेक्टेड है, उनके हिसाब से वेल कनेक्टेड है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो खुद आपराधिक उसमें, देखिए बहुत बार ऐसा हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि उनके पुराने केसेस पे अगर हम जाएँ तो दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड्स निकालेंगे तो दोनों के ऊपर आपराधिक मामले हैं। अगर बाबा की बात माने तो मुरली पे आपराधिक मामले हैं, और मुरली की बात माने तो बाबा पर आपराधिक मामले हैं। और जो करंट मामला है, ये इसकी भी अगुवाई किसने की है? मुरली ने की है। अब सवाल उठता है कि चिराग जी एफआईआर हुई कब? ये एफआईआर हुई कब? और अचानक से 17 लड़कियों जो सामने आती हैं, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, और इतने दिन तक चुप क्यों रहे? इन सब के सवाल बड़े गंभीर हैं कि ये जो बाबा था, क्या उसका रोल इतना ज़्यादा था? उसने सबको, हर किसी को चुप कर रखा था? अचानक से लोग सामने क्यों आए? और एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसका खुद का नाम है पिछले केस में। ये भी सवाल के घेरे में क्वेश्चंस, क्योंकि जिस से देखा जाए, मतलब जो बाबा की तरफ से कि वो बार बार आरोप लगा रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है और मुझे इसमें, वो तो कोर्ट को तय करना है, फंसाया जा रहा है। आपको एक और बता दूं, सेक्सुअल हरासमेंट मामले में और क्या इसमें जानकारी है? यूएन रिप्रेजेंटेटिव और पीएम के नेशनल
एडवाइजर कमेटी का सदस्य बताता था, और ये गाड़ी- आरोप लगाया गया है। बाबा- किस बाबा पर? ये वाले बाबा बाबा पर। पे बाबा के पास जो गाड़ी नंबर थी उसमें डिप्लोमेट नंबर था, बाद में उस वॉल्वो गाड़ी से डिप्लोमेट नंबर हटा दिया गया था। तो ये डिप्लोमेट नंबर किसने दिया, कैसे आया, इसकी कोई जानकारी नहीं है आरोप तो क्योंकि ये भी है प्रवेश की अपनी वार्डन्स के थ्रू ये जो है ये लड़कियों को मैसेज बुलाता करता था, मैसेज बुलाता था। और देखिए उनमें वार्डन्स का और 3 महिलाओं का भी नाम है, केस में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नाम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एफआईआर दर्ज कब की हुई है और इतना लेट क्यों हो गया चिराग जी, कब दर्ज हुई थी इसमें एफआईआर? एफआईआर हुई है 25 अगस्त को दर्ज। तो इतना दिन क्या कर रही थी पुलिस? सवाल ये भी है कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, आरोपी था अगर बाबा तो उसको शुरुआत में ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इतना वक्त क्यों ज़ाय किया गया? एंटीसिपेटरी बेल देखिए उसका हक है, अप्लाई कर रहा है और तब तक उससे कोई ना जांच हुई ना उससे पूछताछ हुई, तो ये क्या है, कैसे पता चलेगा कि क्या अपराध हुआ है जब जांच ही नहीं हुई, जब उससे इन्वेस्टिगेशन में उससे कोई पूछताछ ही नहीं हुई। वैसे तो हमारी स्मार्ट पुलिस यानी दिल्ली पुलिस आरोपी को झट से गिरफ्तार कर लेती है जिसको गिरफ्तार करना चाहे, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा डिले क्यों होता है अरेस्ट में? क्या लड़कियां जो बयान दे रही थी 17 लड़कियां थी वो 17 लड़कियां थी, कोई एक लड़की का एक बयान है आया होगा, दूसरी का भी आया होगा, तीसरी का नहीं, लेकिन मोर देन एनफ। मैंने मोर देन इनफ नहीं है चिराग जी। मैं मतलब इस बात को मैं आपकी काटूंगा क्योंकि मैंने देखा कल कमेंट सेक्शन में एक ने लिखा था ब्रिजभूषण केस में भी तो बहुत सारी लड़कियां सामने आई थी। उस केस में क्या हुआ, बाद में नाबालिग ने बोला कि मुझे किसी के कहने पर मैंने ये दबाव में आकर मैंने ये कंप्लेंट की थी। तो हम डे 1 पे किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लेनेंट बहुत सारे केसेस बहुत सारे लोग कंप्लेनेंट आ जाते हैं, बाद में जाके 1 महीने बाद पता चलता है कि केस तो किसी और तरफ पलट गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा निर्दोष है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ अगर कंप्लेंट हुई तो उस कंप्लेंट को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? ऐसा तो नहीं प्रवेश, ये तो छेड़छाड़ का मामला हो गया, धोखाधड़ी का एक मामला, ये वाला पहले वाला है। ये ट्रस्ट की जमीन को लेकर तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रस्ट की जमीन को लेकर ऐसा शुरुआत से प्रतीत हो रहा है कि ये जमीनी विवाद भी लग रहा है? अब देखिए एक चीज़ है, अगर आप परत दल परत खोलते जाएं तो आज एक एम्प्लॉय जो है उस पुराने जब कंपनी में वो सामने आया और वो कह रहा है कि बाबा ऐसा था और बाबा ने बहुत सारी ऐसे अनुचित कार्य किया है जिसके बारे में पूरे इंस्टीट्यूट को पता था, लेकिन उसके पावर और उसके पीछे जो बैकअप था उससे डर के मारे उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। कोई आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी। अब बहुत सारे पूर्व कर्मचारी सामने आकर चीज़ें रख रहे हैं। दूसरी चीज़, डिजिटल एविडेंस बाबा के खिलाफ बहुत सारे हैं, मतलब चैट्स हैं जो चैट्स दिखा रहे हैं कि बाबा ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व था और कहीं ना कहीं वो इनलीगल एक्टिविटी में तो था, मतलब वो डिमांड करता था उस तरह लोग ये की। भी जानना चाहते हैं प्रवेश, ये जमीन है किसकी, ये ट्रस्ट है किसका, मालिक कौन है इसका? देखिए ट्रस्ट का कोई बाकायदा मालिक नहीं है, मतलब एक ट्रस्ट चुनी गई, जैसे एक एनजीओ वर्क कर रहा है, एक ट्रस्ट वर्क कर रहा है तो उसमें मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स के पास पावर्स होती हैं, अथॉरिटी पावर्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जब डायरेक्टर था तो इसके पास पूरी पावर थी, होल एंड सोल पावर थी। अब ये बता रहे कि हम जब ट्रस्ट के डायरेक्टर थे तब हमने कोई ज़मीन बेची ही नहीं, ना कोई ज़मीन खरीदी, तो हमारा नाम जो कि तो झूठे दिल्ली केस। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला क्यों दर्ज किया और दिल्ली पुलिस ने मामला आज कोर्ट में ये क्यों कहा कि 20 करोड़ रुपए रिकवर कर? वो मुझे लग रहा है चिराग जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इसने बाकायदा किसी से उस ज़मीन के नाम पे लेन देन का मामला है। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ तक इस केस को समझ पा रहा हूँ कि ये ज़मीन से डायरेक्ट ज़मीन से जुड़ा हुआ ही नहीं है कि ज़मीन बेच दी। आपसे मैंने प्रॉमिस किया मैं आपको ये लैंड में ये बनवा के दूंगा और मैंने उसके बिहाफ में आपसे पैसे लिया। पेपर की अदला बदली नहीं हुई है लेकिन पैसे की धोखाधड़ी हुई है, मतलब आप समझिए ये 2 चीज़ है। लेकिन कई सारे सिविल केसेस भी चल रहे हैं, तो हाँ। ये मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है एक तभी चीज़- चल रहे हैं। एक चीज़ पुलिस ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट मूल ट्रस्ट है, सारा पैसा और रेंट इसमें जाता है, लेकिन इसने एक दूसरा ट्रस्ट बनाया और अब उसमें पैसा जाने लगा, यानी कि एक और ट्रस्ट बनाया। 2010 से अब तक करीब 20 करोड़ रुपए इस नए ट्रस्ट में आए। ये वो जो धोखाधड़ी है वो इस तरह की मैंने क्या कहा कि आपको ये लैंड का मामला नहीं लग रहा और ये धोखाधड़ी का मामला है, पैसे यहाँ हेर फेर किया। तो अगर इसने ट्रस्ट के पैसे किसी और अकाउंट में डाले तो ये तो सरासर गलत है। हाँ, और आपने क्यों किया ऐसे, ये आपने क्यों किया, कैसे किया? तो ये जानबूझकर, और देखिए उस समय अथॉरिटीज़ जो होंगी वो तो इसके दबाव में थी, कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा था, लेकिन अब जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई तो धीरे धीरे एक एक इसके जो खुलासे हो रहे हैं, इसके खिलाफ जो जो चीज़ें थी वो सामने निकल कर आ रही ये हैं। कहा जाए कि धोखाधड़ी का मामला शुरू तो धोखाधड़ी से होता लेकिन आगे हैरासमेंट पर। हाँ, क्योंकि मामला तो बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो ऐसे नहीं है कि पहला दूसरा मामला चीटिंग, फर्जरी, ये सब धोखाधड़ी 3-4 मामले हो गए टोटल तो। और अगर आपके ऊपर एक आध मामले होते हैं तो समझ में आता है कि आपके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन आपके ऊपर मामले पे मामले, आप नंबर प्लेट यूज़ करते हो एम्बेसडर वाला, आप कहाँ से ला रहे हो? मतलब आप तो एक अपनी फेक छवि बना रहे हो लोगों के सामने, मतलब जिस नहीं, चीज़। लेकिन एक चीज़ और भी है प्रवेश, ये बात सच है, लेकिन मुरली का जो कैरेक्टर है इसमें, अगर हम बात करें, वो छेड़छाड़ वाले मामले में कंप्लेनेंट है, हाँ। लेकिन शुरुआती जो मामला है धोखाधड़ी का,
उसमें बाबा खुद उस पर आरोप लगा रहा है कि वो तो एक छत्रराज स्थापित करना चाहता है, इसलिए अपने दबाव का वो बाबा, मुझे लगता है बाबा की भी बात को इतना सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि बाबा अपने को भी बचाने की कोशिश करेगा। वो तो हर चीज़ को साजिश बनाएगा, क्योंकि जब भी आसाराम बापू की भी जब बात करते हैं हम, और जब उसके ऊपर कंप्लेंट होता है तो वो कहता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये क्यों कहा कि इतिहास शिकायतकर्ता मुरली का इतिहास आपराधिक है? आपराधिक इतिहास मतलब सिर्फ ये, हाँ, ये बाबा ने कहा है, लेकिन आपराधिक इतिहास मतलब डायरेक्टली अपराधी नहीं है। तो बताए कौन सा है? कौन सा है आपराधिक इतिहास, कितने हैं? और देखिए, होगा भी केस, तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो केस है 17 वाला, इसमें तो लड़कियां खुद सामने आई हैं और बता रही हैं, और हम कह रहे हैं कि उनकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन प्रवेश, पहले वाला मामला जो धोखाधड़ी का है, उसमें भी तो ये कहा जा रहा है कि दूसरे अकाउंट में पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसका भी तो प्रूफ है, तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ। तो दोनों की जांच हो ही रही है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये सवाल है ना। अरेस्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता बाबा भागता रहेगा तो कोई जांच में सहयोग मिल पाएगा या जांच इन्वेस्टिगेशन फेयर हो पाएगी। चिराग जी, सबसे बड़ी बात यह है, 1 महीने तक दिल्ली पुलिस सोती क्यों रह गई? जब 25 अगस्त को मामला दर्ज कर लिया था, और पहले धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है, उसमें भी एंटीसिपेटरी मांगी जा रही है, यानी साफ है कि उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई, साफ है। और दूसरे मामले में फिर एंटीसिपेटरी मांगी गई, यानी बाबा को गिरफ्तार करना ही नहीं है दिल्ली पुलिस ने, मुकदमे दर्ज करने, गिरफ्तार नहीं करना। और जो है बाबा के खिलाफ, लेकिन अगर बाबा इतना पावरफुल होता तो मुकदमा भी तो नहीं दर्ज होता। चिराग जी, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, मतलब अरेस्ट भी कर, हाँ, अरेस्ट भी करी होगी, ये छुप के भाग रहा है जो तो अभी ये तो धोखाधड़ी का तो पुराना मामला है ना। हाँ, धोखाधड़ी के मामले में इसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली। वो कहाँ लिए? वो तो अब लगाई है। नहीं, एक और मामले में इसके ऊपर 3 मुकदमे। दो जो मामले हैं, एक धोखाधड़ी के मामले में अब एंटीसिपेटरी लगाई है, इसका मतलब पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। और दूसरे मामले में भी एंटीसिपेटरी लगाई, छेड़छाड़ वाले में। लेकिन चिराग जी, ना, पुलिस का हम जब केस देखते हैं कि बृजभूषण को भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था। अरेस्टिंग ये नहीं है, अगर जांच में आरोपी सहयोग कर रहा है तो अरेस्टिंग ज़रूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है ना। चलिए, हम अरेस्टिंग की बात पर नहीं आते, हम आते हैं, अगर बाबा के खिलाफ सबूत है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो कंप्लेंट्स आई है आप बताइए, अरेस्ट में एक सवाल था आपसे, अरेस्टिंग करते क्यों है पुलिस? अरेस्टिंग करते हैं कि जांच में जो सबूत हैं और वो जब बाहर बैठ के जांच को प्रभावित ना करे। वो सबूत आएंगे, उसके बाद जो जांच की चार्जशीट है वो फाइल करके डालेंगे। वो जांच किस चार्जशीट, आपको भी पता है, ये तो पिक एंड चूज का मामला होता है कि पुलिस जिसको चाहे। वही मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई छोटा सा केस हो जाए तो तुरंत पुलिस उठा लेगी, लेकिन जैसे हाई प्रोफाइल मामला आता है तो फिर वहाँ केसेस ऐसे नहीं होते। और वहीं बड़े बड़े वकील कोर्ट में खड़े कर देते हैं, वो फिर बाल की खाल निकालते हैं, पूछते हैं कि भाई क्यों बात है। बस वही बात है कि कानून तो सबके लिए सेम है, लेकिन सबके लिए सेम नहीं है। चलिए, दूसरी तरफ ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएगा। शुक्रिया।